हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है ए हिस्टोरी ऑफ द वर्ल्ड इन 6 ग्लासेज। इसका मतलब कैसे आपकी फेवरेट ड्रिंक ने दुनिया बदल दी। इनका लेखक का नाम है टॉम एस्टेंडेज। तो चलिए बुक को आपको 2 लफ्ज़ों में बताते हैं। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इन 6 क्लास 2006 में आई यह किताब ह्यूमन हिस्ट्री को हमारी फेवरेट ड्रिंक्स के चश्मे से देखती है। यह समरी हमें बताती है कि बियर, वाइन, एल्कोहलिक एस्प्रिंट्स, कॉफ़ी, चाय और सोडा जैसी ड्रिंक्स दुनिया में कैसे फैली और इंसानी इतिहास में इनके अहम रोल क्या हैं। यह बुक किसके लिए है? बियर, वाइन, एस्प्रिट्स, कॉफ़ी, कोका कोला जैसी ड्रिंक्स के दीवानों के लिए, हर उस शख्स के लिए जो हिस्ट्री के अनछुए पहलुओं और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखता है। अध्याय नंबर 1। बियर की खोज ने सेटल्ड सिविलाइजेशन को बढ़ावा दिया। आपकी फेवरेट ड्रिंक क्या है? आप काम के वक्त बियर एंजॉय करते हैं, खाने के साथ वाइन पसंद करते हैं, या हो सकता है आप शराब नहीं तो कॉफ़ी और चाय के दीवाने हो। कोई भी ड्रिंक आपकी फेवरेट हो सकती है, और हो सकता है कि आपकी फेवरेट ड्रिंक की हिस्ट्री के बारे में आप कुछ न जानते हो। ये समरी उसके बारे में है। यह समरी आपको बताएगी कि रम से लेकर कोका कोला तक आपकी फेवरेट ड्रिंक्स कैसे डिस्कवर, डेवलप्ड और इतनी पॉपुलर हुई। साथ ही आप जानेंगे कि बदलते वक्त के साथ यह ड्रिंक्स खुद कैसे बदली और ह्यूमन हिस्ट्री पर इनका क्या असर हुआ। इसके अलावा आप जानेंगे कि कैसे रम पर लगे टैक्स ने ब्रिटिश को अमेरिका से बाहर निकालने में मदद की, फ्रेंच आर्मी पर कॉफ़ी पीने का इल्ज़ाम कैसे लग सकता था, और क्यों एक सोवियत जनरल ने कोका कोला की पैकिंग वोडका की तरह करवाई। बहुत सारे लोग बियर पीना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे किसने बनाया है? दरअसल बियर बनाई नहीं, खोजी गई थी। इसकी शुरुआत 1000 बीसी पहले आइस एज के आखिरी दिनों में हुई, जब लोग वहाँ की उपजाऊ ज़मीन से आज के दिनों में मिडिल ईस्ट और इजिप्ट बीज वाले अनाज खूब उगाया करते थे। लोगों ने पाया कि अनाज को पानी में भिगोने के बाद उसका स्टार्च माल्ट में बदल जाता है। इस माल्टेड अनाज को पानी में उबालकर कुछ दिन के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिए जाने पर यह एक बुलबुले वाले ड्रिंक में बदल जाता है। लोगों को इसका टेस्ट और खुद पर इसका जो असर हो रहा था वह अच्छा लगने लगा, इसलिए उन्होंने इसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। लोगों के फार्मिंग करने और सेटल होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न बियर प्रोड्यूस करना भी था। पहले लोगों की ज़िंदगी शिकार और जंगली फलों पर ही डिपेंड करती थी, इसलिए वह किसी एक जगह का इस्तेमाल कुछ वक्त के लिए ही कर सकते थे और अपने लिए खाने का सामान इकट्ठा भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे अनाज से बनने वाली बियर और ब्रेड जैसी चीज़ों के लिए उनकी ख्वाहिशें बढ़ने लगी, उन्होंने अनाज का परमानेंट जरिया ढूंढना शुरू कर दिया। इससे उन्हें पता चला कि बीज वाले अनाज को स्टोर करके महीनों और सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जैसे अनाज स्टोर करने के फ़ायदे पता चले, यह भी समझ आया कि उन्हें ऐसी जगह पर सेटल होना चाहिए जहां अनाज उगाया जा सके। अनाज की ज़रूरत ने खेती की शुरुआत कर दी। वह जल्द ही बोने और काटने लगे, क्योंकि उनकी सोसाइटी बियर जैसी अनाज से बनने वाली चीज़ पर डिपेंडेंट होने लगी थी। जैसे ही सेटल होने की यह सोच लार्जेस्ट सिविलाइजेशन में बदली, बियर लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। बियर सिविलाइज्ड लोगों की पहचान बन गई और इसे आपस में शेयर करना भाईचारे का साइन। बियर का इस्तेमाल कुछ रिलीजियस और स्टेट इवेंट्स में भी होता था।
यहाँ तक कि ह्यूमन हिस्ट्री की पहली बेहतरीन लिटरेचर माने जाने वाली और मेसोपोटामियन में लिखी हुई एपिक ऑफ गिलगमेश बियर को सिविलाइज्ड लोगों की ड्रिंक कहा गया। अध्याय नंबर 2। प्राचीन समय में लोगों के लिए वाइन एक स्टेटस सिंबल था। आज के दौर में वाइन एक अफोर्डेबल चीज़ है और इसका इस्तेमाल अपर क्लास और लोअर क्लास सब करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। पुराने ज़माने में वाइन बहुत वैल्यूएबल चीज़ हुआ करती थी और इतनी महंगी थी कि इसे ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता था, इसलिए सिर्फ अमीर लोग ही वाइन का मज़ा ले सकते थे। मिसाल के तौर पर असीरियन के लिए वाइन रेपुटेशन का सिंबल था। 870 एडी में असीरियन के राजा अशुरसिरपाल ने अपने एम्पायर के रईस लोगों के लिए बुलाई गई दावत में वाइन पेश की, क्योंकि इसे राजा की दूरदराज इलाकों से महंगी ड्रिंक्स मंगवाने के पावर का पता चलता था। वाइन ग्रीक सोशल क्लास सिस्टम का भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया था। यूनानियों ने किफ़ायती दाम पर वाइन बनाना सीख लिया था, इसलिए यह इंटेलेक्चुअल तबके की फेवरेट ड्रिंक बन गई। वाइन मीटिंग्स वगैरह में सर्व की जाने लगी। जल्द यह पार्टी और पोएट्री आर्ट से जुड़े इवेंट्स का अटूट हिस्सा बन गई। वहीं दूसरी तरफ बियर का ताल्लुकात एशियंट ग्रीस से है। उन्होंने इसे अनसोफिस्टिकेटेड समझा और दूसरे देशों के बार्बरियन से जोड़ दिया। यूनानियों ने अपना वाइन कल्चर पूरे मेडिटेरेनियन में फैला दिया, जिसके चलते पूरी दुनिया में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा। बाहरी कल्चर के लोग भी ग्रीक कल्चर को जानने की ख्वाहिश रखने लगे, ख़ास तौर पर वह बोतल या बर्तन जिनमें ग्रीक्स शराब स्टोर करके रखते थे। रोम में भी वाइन स्टेटस सिंबल था। जब रोमन्स ने ताकतवर इलाकों के तौर पर ग्रीस को पछाड़ दिया, तो वह वाइन ट्रेड सेंटर बदलकर ग्रीक ग्रेप्स वाइन इटली ले आए। अमीर गरीब हर कोई वाइन पीने लगा था। अब लोगों के स्टेटस का पता इस बात से लगता था कि वह किस तरह की वाइन पीते हैं। यकीनन सबसे अच्छी वाइन अपर क्लास के लिए होती थी। फैलेनियन नाम की वाइन सबसे पहले कंपेनिया में बनाई गई थी और आज भी सबसे बेहतरीन वाइन समझी जाती है। आगे के कुछ सालों में अल्कोहल का प्रोडक्शन खूब बढ़ा और अरब वर्ल्ड का डिस्टिलेशन प्रोसेस डेवलप करना इसके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। नई स्पिरिट्स का इस्तेमाल रिलीजियस इवेंट्स में कुछ खास नहीं हुआ और जल्द ही इनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई। शुरुआत में यूरोपियंस को लगा कि डिस्टिल्ड वाइन में हीलिंग पावर यानी दर्द को कम करने वाली खूबियाँ है। इटालियन अल्केमिस्ट माइकल सेलेंस ने 12वीं सेंचुरी में लिखा गया अरब टेक्स्ट पढ़कर वाइन और नमक का डिस्टिलेशन प्रोसेस का पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था। हालांकि नतीजा कुछ खास नहीं था। जल्द ही इसका इस्तेमाल पैरालिसिस और हार्ट डिसीज जैसी कई बीमारियों के क्योर के लिए किए जाने लगा। इस स्पिरिट की पॉपुलैरिटी ने दुनिया भर में यूरोपियंस का इन्फ्लुएंस बढ़ाने में काफ़ी मदद की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोटे तौर पर उनका एम्पायर चीनी इंपोर्ट पर डिपेंड था, जिसका इस्तेमाल रम बनाने के लिए होता था। यूरोपियन मुल्कों ने कैरिबियन आइलैंड को कोलोनाइज करके उन पर शुगर प्लांटेशन शुरू कर दिया। 16वीं सेंचुरी में अंग्रेज़ों द्वारा बारबाडोस में गन्ने की खेती का सम्मान लाने के बाद चीनी इस आइसलैंड की सबसे इम्पोर्टेंट फसल बन गई। चीनी और रम कैरेबियन में इतने इम्पोर्टेंट बन गए कि इनका इस्तेमाल करेंसी के तौर पर होने लगा। कई बार इनका इस्तेमाल गुलाम खरीदने के लिए किया गया। उसके बाद रम जैसे डिस्टिल्ड स्पिरिट्स का हिस्ट्री पर बहुत असर हुआ। 1733 में मोलासेस एक्ट पास होने के बाद अमेरिकी इंडिपेंडेंस की जंग में रम का बहुत अहम किरदार रहा। इस एक्ट ने उन जगह से आने वाले गुंडों पर टैक्स लगा दिया जो ब्रिटिश कॉलोनी नहीं थे। इन गुड़ का इस्तेमाल रम बनाने के लिए किया जाता था। अमेरिकन कॉलोनिस्ट ने इस एक्ट को इग्नोर करते हुए हाई क्वालिटी के फ्रेंच गुड़ की स्मगलिंग जारी रखी। इस ब्रिटिश लॉ की बगावत में रम के अलावा चाय जैसे सामान शामिल थे।
और इस विद्रोह का खात्मा अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी जंग से हुआ। अध्याय नंबर 3, कॉफ़ी यूरोप में इंटेलेक्चुअल सर्कल की पसंदीदा ड्रिंक बन गई। मिडिल एज में कॉफ़ी का नाम दूसरी गेम चेंजिंग ड्रिंक बना ली गई। हालांकि शुरुआत में यह अरब वर्ल्ड में ही पॉपुलर रही, लेकिन 17वीं सेंचुरी तक यूरोप में भी इसका डिमांड बढ़ गया। कॉफ़ी की पॉपुलैरिटी से पहले यूरोपियंस के लिए वाइन और बियर कॉमन ड्रिंक्स थी। पीने वाले पानी ज़्यादातर अनप्योर रहता था, इसलिए वाइन और बियर बेहतर चॉइस बन गई। अल्कोहल की तरह कॉफ़ी भी सेफ थी, क्योंकि इसे बनाने में बॉयल वाटर का इस्तेमाल किया जाता था। जल्द ही कॉफ़ी साइंटिस्ट, क्लर्क, मर्चेंट्स जैसे उन इंटेलेक्चुअल्स के बीच में पॉपुलर ड्रिंक बन गई, जो दिन भर अल्कोहल की असर में नहीं रहना चाहते थे। इससे भी ज़्यादा कॉफ़ी एनर्जी लेवल बढ़ाने और सुबह जल्दी उठने में हेल्पफुल थी। जल्दी पब्स की बजाय कॉफ़ी हाउसेस एकेडमिक और पॉलिटिकल डिस्कशन सेंटर बन गए। 17वीं सेंचुरी के मिडिल में पहले इंग्लिश कॉफ़ी हाउस की शुरुआत हुई। कॉफ़ी हाउसेस अच्छी तरीके से डेकोरेटेड और फर्निश्ड होते थे, जबकि पब्स के साथ ऐसा नहीं था। कॉफ़ी हाउसेस ने मर्चेंट, स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल थिंकर्स जैसे उन कस्टमर्स को अपनी तरह अट्रैक्ट किया, जिन्हें पब्स के बजाय शांत माहौल वाली जगह की तलाश थी। कॉफ़ी हाउसेस पॉलिटिकल डिबेट के हब बन गए। मिसाल के तौर पर 1660 में देश से निकाल दिए गए चार्ल्स सेकेंड के एक्सपर्ट्स ने कॉफ़ी हाउस में ही उनके सत्ता में वापस आने का डिस्कशन किया था। उस कॉफ़ी हाउस में हुई डिबेट और अलायंस ने मोनार्की एस्टेब्लिश करने और ओलिवर क्रावेल का राज ख़त्म करने में अहम किरदार निभाया था। चार्ल्स सेकेंड ने कॉफ़ी हाउसेस पर रोक लगवा दी थी। हालांकि चार्ल्स की वापसी में कॉफ़ी हाउसेस का अहम रोल न था। किंग को कॉफ़ी हाउसेस के द्वारा बढ़ रही फ्री स्पीच की फिक्र थी। यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी कॉफ़ी हाउसेस बढ़ने लगे, ख़ासतौर पर फ्रांस और एम्स्टर्डम। इसकी एस्टेब्लिशमेंट से लोग आपस में मिलकर न्यूज़ और गैसिप्स शेयर करने के साथ रिवॉल्यूशन की प्लानिंग करने लगे। असल में पेरिस के कॉफ़ी हाउस में हो रही डिबेट ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में काफ़ी अहम किरदार निभाया। किसी ने यहाँ तक भी कहा कि कॉफ़ी हाउसेस की वजह से मोनार्की ख़त्म हुई है। लंबे वक्त से चाइनीज़ कल्चर का हिस्सा रही चाय ब्रिटिश की वजह से वेस्ट में पॉपुलर हुई। चाय पीना अंग्रेज़ी के कल्चर का जाना माना हिस्सा है, लेकिन चाय को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कराने वाले अंग्रेज़ नहीं थे। 17वीं सेंचुरी में चाइना से ट्रेड के जरिए चाय यूरोप आई थी। लंबे वक्त तक चाइना यूरोप के साथ ट्रेड के खिलाफ था, क्योंकि चाइनीज़ मर्चेंट को लगता था कि उन्हें यूरोप के सामानों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह सब 16वीं सेंचुरी के मिड में बदल गया, जब वो और सामान की तलाश करने लगे। सिल्क और चीनी मिट्टी भेजकर चाइना ने पुर्तगाल के साथ ट्रेड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया और उसके बाद जल्द ही दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड होने लगा। सबसे पहले चाय ले जाने वाले डच थे। उस वक्त चाय को कोई नई चीज़ समझा जाता था। कॉफ़ी से भी ज़्यादा महंगी होने की वजह से शुरुआत में इसे लग्जरी समझा गया और इसका इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए ही होता था। हालांकि चाय ब्रिटेन में जल्द ही पॉपुलर हो गई। 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में सिर्फ 6 टन चाय इंपोर्ट की जाते थे, जबकि सेंचुरी ख़त्म होते होते 11,000 टन इंपोर्ट होने लगे। इसमें स्मगलिंग के जरिए आ रही चाय एडेड नहीं है, उसको मिलाकर शायद यह क्वांटिटी डबल हो जाएगी। ब्रिटेन में चाय इतनी पॉपुलर कैसे हुई? ब्रिटेन में चाय रॉयल और अपर क्लास की पसंदीदा ड्रिंक बन गई थी और सस्ते होने के साथ ही अपना स्टेटस ऊंचा दिखाने के लिए ओवर क्लास भी इसे बड़ी तेज़ी से अपनाया। टी हाउसेस और टी गार्डन्स पूरे शहर में फैल गए थे। चाय खासतौर पर औरतों के बीच पॉपुलर थी, क्योंकि वह इसे खरीद सकती थी, जबकि बहुत सारी कॉफ़ी हाउसेज में उनका घुसना भी मना था। यह तो चाय की जर्नी की शुरुआत थी। चाय दुनिया के सबसे पॉपुलर ड्रिंक बनने वाली थी, जिसने पूरी दुनिया में ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस बढ़ाने में बड़ी मदद की। अध्याय नंबर 4,
ब्रिटिश की चाय के लिए पसंद का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और पावर के ग्लोबल बैलेंस पर काफ़ी असर रहा। ब्रिटिश एम्पायर के चाय को प्रमोट करने की वजह से 18 सेंचुरी तक इंडस्ट्री में कॉफ़ी का बोलबाला कम होने लगा। इंडस्ट्री में कॉफ़ी का बोलबाला कम होने लगा। कुछ इस तरीके से चाय की पॉपुलैरिटी बढ़ी और बाद में यही रिवॉल्यूशन की बड़ी वजह बनी। कॉफ़ी की तरह ही चाय ने भी वर्कर्स को जगने में मदद की, लेकिन साथ ही इसका एक और फ़ायदा था। इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी की वजह से पानी से होने वाली बीमारी कम हो गई। ब्रिटेन की इंडस्ट्री के वर्कर बिना किसी बीमारी के डर के कहीं सो सकते थे। इस तरीके से ज़्यादा लोग काम कर सकते थे और ज़्यादा काम का मतलब ज़्यादा फैक्ट्री। चाय की वजह से माओ को हेल्दी दूध आने लगा, जिसकी वजह से नवजात बच्चा की मौत कम हो गई और वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ गई। चाय ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को स्पीड दी। धीरे धीरे यह एक स्टेटस सिंबल और लोगों की ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गई। डिमांड पूरी करने के लिए ब्रिटिश प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन बढ़ाने का इनोवेटिव तरीका सोचने पड़ा। मिसाल के तौर पर वेगवुड नाम की कंपनी इस एरा में चाय का मास करेक्शन करने वाली पहली फेमस कंपनी बनी। इसी दौरान चाय की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की पावरफुल कंपनी बन रही थी। कंपनी का काम ब्रिटेन में चाय सप्लाई करना था और कंपनी के साथ ब्रिटिश सरकार के खजाने में भी खूब बढ़ोतरी हुई। नेचुरली उनके पास इसकी वजह से पॉलिटिकल पावर्स भी आई। यह पावर टैक्स पॉलिसीज पर असर डालने के लिए काफ़ी थी। मिसाल के तौर पर 1773 के टी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिकी की कॉलोनी में टैक्स फ्री चाय एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई। लोकल मर्चेंट्स के लिए इंपोर्ट ड्यूटी सहित कस्टमर के लिए प्राइस बढ़ा दिए गए थे। इसकी वजह से हो रहे प्रोटेस्ट और बायकॉट का खात्मा आज के फेमस बोस्टन टी पार्टी की शक्ल में हुआ। टी टैक्स अमेरिकन पर लगने वाले दूसरे इलीगल टैक्स में से एक था, जिसके चलते उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस की जंग छेड़ दी। अध्याय नंबर 5। सोडा के यूनाइटेड स्टेट्स से गायब होने के बाद कोका कोला मार्केट लीडर बन गई। लगभग एक सेंचुरी बाद एक और ड्रिंक आई। इस बार यह यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ और यह ड्रिंक सोडा थी। ब्रिटिश साइंटिस्ट और प्रिस्ट जोसेफ प्रिस्टले गैस को पानी में घोलकर कार्बोनेटेड सोडा बनाने वाले पहले इंसान थे। शुरुआत में लोगों ने इस कार्बोनेटेड ड्रिंक का इस्तेमाल इलाज के लिए किया, क्योंकि यह स्प्रिंग वाटर की तरह ही था। हालांकि बाद में लोगों ने टेस्ट की वजह से इसे पीना शुरू कर दिया। जल्द ही इसे रिफ्रेशमेंट ड्रिंक के तौर पर जाने लगा और इसकी पॉपुलैरिटी बॉटलिंग प्रोसेस के इंट्रोडक्शन के बाद और बढ़ गई, जो 1805 में येल यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री प्रोफेसर बेंजामिन सिलीमन ने बनाई थी। 1909 में सोडा बोतल बेचने वाले जोसेफ हॉकिंस ने पता लगाया कि कस्टमर तक सोडा डायरेक्टली पहुंचाने के लिए फाउंटेन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। सोडा का टेस्ट बेहतर बनाने के लिए अमेरिकन ने फलों से बने सिरप का इस्तेमाल किया और एक अमेरिकन ने ही कोका कोला नाम की सबसे बेहतरीन सोडा बना ली। जॉर्जिया के फार्मिस्ट जॉन पेमल्टन ने मेडिकल जर्नल में पढ़े इंग्रेडिएंट्स और कोका का एक्सपेरिमेंट करके कोका कोला बना लिए। उन्होंने इसे मिक्सचर को वाइन में मिलाकर फ्रेंच वाइन कोका नाम की एक ड्रिंक बनाई, लेकिन जल्द ही नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक बनना शुरू कर दिया गया, क्योंकि प्रोहिबिशन मूवमेंट बढ़ने लगा था। आखिरकार उन्होंने एक ऐसी ड्रिंक बनाई जो आज पूरी दुनिया में फेमस है। पम्पटन ने कोका कोला का एडवर्टाइजमेंट टॉनिक के तौर पर किया था, लेकिन यह जल्द ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक की तरह पॉपुलर हो गई। यह सब उनकी मार्केटिंग स्किल का नतीजा था। उन्होंने कोका कोला नाम इसलिए चुना क्योंकि उन्हें पता था कि एडवर्टाइजमेंट में दो सी अच्छा लगेगा। वह जल्द से जल्द इसे पॉपुलर करना चाहते थे। फ्री सैंपल्स, पोस्टर, सोडा फाउंटेन्स पर लगे बैनर की वजह से जल्द ही कोका कोला को लेकर लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई। उनकी स्ट्रेटजी कामयाब रही। 1887 में
सिर्फ अटलांटा में ही एक महीने के में कोका कोला की बिक्री 200 गैलन बढ़ गई। सिर्फ 8 साल के अंदर एनुअल सेल 76,000 गैलन हो गई। अध्याय नंबर 5। यूनाइटेड स्टेट के आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी ख़त्म करने के फैसले ने कोका कोला को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। कोका कोला आज दुनिया का जाना माना ब्रांड है, लेकिन एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए यह इमेजिन कर पाना मुश्किल था जो पूरी तरीके से अमेरिकन हो। आखिर कोका कोला की पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ी? कोका कोला का इंटरनेशनल ब्रांड बनने का सफ़र अमेरिका द्वारा आइसोलेशनलिज्म की पॉलिसी ख़त्म करने से शुरू होता है। वर्ल्ड वार सेकेंड से पहले कोका कोला कंपनी अमेरिकन गवर्नमेंट के ही हाथों थी। इसने दूसरे देशों में एक्सपेंड करने का नहीं सोचा था। पर्ल हार्बर पर बॉम्बिंग के बाद पूरी दुनिया में अमेरिकन सोल्जर्स को तैनात कर दिया गया और उसी के साथ कोका कोला भी फैल गई। पैट्रियोटिज्म और अमेरिकन आइडेंटिटी की वजह से सर्विसमैन कोका कोला से जुड़ने लगे। कंपनी ने इसमें अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखी और ऑर्डर जारी दिया कि दुनिया में कहीं भी यूनिफॉर्म पहने हुए सोल्जर्स को कोका कोला ही बोतल 5 सेंट में मिल जाएंगी। सर्विसमैन की डिमांड को पूरी करने के लिए कोका कोला ने दूसरे देशों में अपना बॉटलिंग प्लांट शुरू कर दिया, खासतौर पर साउथ अफ्रीका जैसे स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट देशों में। जंग ख़त्म होने के बाद इन प्लांट्स का इस्तेमाल लोकल्स की डिमांड पूरी करने के लिए किया गया और इस तरह कोका कोला ग्लोबल प्रोडक्ट बन गया। वार ख़त्म होने के बाद भी एंटी अमेरिकन ग्रुप्स इस ड्रिंक को अच्छा नहीं समझते थे और कम्युनिस्ट भी इसे सख्त नापसंद करते थे, क्योंकि उनके लिए अमेरिकन कैपिटलिज्म की निशानी थी। फ्रेंच कम्युनिस्ट ने इसे जहरीली बताकर बैंड करने की भी कोशिश की। जॉर्जी जुकार नाम के एक सोवियत जनरल को कोका कोला बहुत पसंद थी, लेकिन वह किसी भी अमेरिकन प्रोडक्ट के साथ जुड़े होने को लेकर डर में थे। इसलिए उन्होंने इसे ऐसा बनवाया कि यह वोडका की तरह दिखे। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर भी कोका कोला का असर रहा। 1960 में इसराइल को लगा कि कोका कोला जानबूझकर इसराइल से बाहर है, क्योंकि वह अरब मार्केट को नाराज़ नहीं करना चाहता। प्रो इजराइल ग्रुप्स ने अमेरिका में बायकॉट करना शुरू कर दिया। इसलिए कंपनी को तेल अवीव में बॉटलिंग प्लांट इस्टेब्लिश करने का लाइसेंस देना पड़ा, जिसके चलते अरब में बायकॉट होने लगा, जो 1980 में ख़त्म हुआ। कुल मिलाकर बहुत वक्त तक पानी एकलौती पीने वाली चीज़ थी, लेकिन पिछले 10,000 साल में सब बदल गया। टेस्ट और सोशल चेंज की वजह से दुनिया भर में तरह तरह के ड्रिंक्स आते रहे। दुनिया भर की इंडस्ट्रीज बियर, एस्प्रेसो, टी, कॉफ़ी, कोका कोला जैसे ड्रिंक्स के इर्द गिर्द घूमती है। आने वाले वक्त में भी यह 6 ड्रिंक्स हमारी ज़िंदगी पर असर डालती रहेगी।